हेलो एवरीवन। हमारा बाह्योपचारार्थ कल्पना नाम का चैप्टर चल रहा था जिसमें अपन ने पिछले वीडियो में लेप के बारे में बात की थी। थोड़ा सा पिछले वीडियो का रिवाइज करते हुए और है ना अपन शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो अपन पढ़ देते हैं बाह्य उपचारार्थ कल्पना, जिसमें अपन एक्सटर्नल यूज वाली जितनी भी प्रिपरेशन है उनकी अपन बात करने वाले थे। जिसमें पहली अपन ने बात की थी लेप के बारे में। तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन बाह्य उपचारार्थ कल्पना है वो है जो स्किन के थ्रू जो है बॉडी में एब्जॉर्ब होती है और उनके जो है एक्शन होते हैं बॉडी में, ठीक है, अलग अलग। जैसे कि विद्रदी और स्किन डिसऑर्डर, कुष्ठ वगैरह हो गए, ठीक है। ऐसे रोगों में जो है अपन बाह्य उपचारार्थ कल्पना का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा इंटरनल पेन वगैरह हो तो पेन रिलीफ के लिए भी अपन कैसे ऑइंटमेंट वगैरह इनका प्रयोग करते हैं ना, तो वो भी बाह्य उपचारार्थ कल्पना में ही है। तो उन सब चीजों के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो अपन ने सबसे पहले पढ़ा था कि लेप। लेप क्या होता है? जो अपने कल्क टाइप की जो प्रिपरेशन होती है जिसको लेप बोला था, ठीक है। कुछ लेप जो होते हैं वो शोथ को हरने के लिए होते हैं, शोथग्न होते हैं। कुछ लेप होते हैं जो विद्रदित को फोड़ने के लिए होते हैं, यानी जैसे कि कोई आम अपने विद्रदी है या आम फोड़ा है। आम फोड़ा मतलब जिसमें अभी केवल पाक हो रहा है, जो अभी पूरी तरह पका नहीं है, जिसमें अभी तक पस पूरी तरह बनी नहीं है, ठीक है। तो उसको पकाना, पकाकर फिर है ना उसको हील करना, ठीक है। तो वो है विद्रदी को फोड़ना, मतलब पका के और उसको फोड़ना, ठीक है। और एक जो है हीलिंग के लिए, रोपण के लिए अपन काम में लेते हैं, ठीक है। लेप जो है वो कल्क का मृदु जो है मतलब सॉफ्ट वाली प्रिपरेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज है, कल्क और लेप में क्या अंतर है? तो पहला सबसे मेजर अंतर यही है कि कल्क का अपन इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि कल्क का, निम्ब कल्क का जो था इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह का प्रयोग बता रखा है, ठीक है। तो वही है यहाँ पे भी कि कल्क जो है वो दोनों तरह से यूज हो सकता है, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी, जबकि लेप जो है सिर्फ एक्सटर्नली अपन यूज करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, कल्क जो है वो थोड़ा सा रफ भी हो सकता है, रुक्ष टाइप का हो सकता है, क्योंकि उसमें जो है कास्ट पार्ट जो है वो उतना फाइन नहीं होता है, ठीक है। और जबकि जो लेप है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। जैसे मुल्तानी मिट्टी का लेप आपने किया हो या चंदन का लेप किया हो, वो क्या है, एकदम सॉफ्ट लेप होता है, बिल्कुल बॉडी पे, स्किन पे टच होता है तो सॉफ्टनेस फील होती है लिटरली। तो वो है कि कल्क जो है वो कठिन कल्पना है, या फिर केवल मृदु में नहीं आती, कठिन या मृदु कुछ भी हो सकती है। और जो अपने लेप है वो मृदु कल्पना होती है, ठीक है। तो ये अंतर मेजर है इसमें। फिर कल्क की परिभाषा लिख देना, तीसरा अंतर, कि द्रव्य मार्द्रम शिलापृष्ठम शुष्कम व जलम भवेत, शुष्कम व से जलम भवेत, प्रक्षेपावाप कल्कास्ते और तन्मानम कर संमितम। यहाँ पर भी शुरुआत तो वैसी ही होती है, द्रव्य मार्दनम शिलापिष्टम शुष्कम व स द्रवम तनु देहे प्रलेपनार्थम तल्लेपम इत्युच्यते बुधई, कि इस प्रकार के जो है इसको लेप कहते हैं। अब लेप के जो है भेद की बात करें तो अलग अलग भेद बताए, शारंगधर ने भी अलग अलग भेद बताए, 2 तरह के भेद, 3 तरह के भेद, ठीक है। इसके अलावा जो है 3 तरह के सुश्रुत ने भेद बताए हैं। तो वो है, जैसे कि मुख लेप के 3 भेद बताए पहले शारंगधर ने, दोषग्न, विषग्न और वर्ण्य लेप। फिर उसके बाद उन्होंने क्या है आगे, प्रदेह, प्रलेप और प्रदेह 2 प्रकार के भेद बता रखे हैं, ठीक है। फिर जो है सुश्रुत ने 3 प्रकार के, प्रलेप, प्रदेह और जो अपने क्या बोलते हैं, आलेप, है ना। प्रलेप, प्रदेह और आलेप, ये 3 प्रकार के जो हैं सुश्रुत ने बता रखे हैं। फिर लेप के अपन ने गुणों की बात कर ली थी, क्या क्या गुण होते हैं, वर्ण प्रसाधन करते हैं, उत्साधन करते हैं, जो भी करते हैं वो सब अपन ने बात कर ली थी। फिर लेप के जो है 2 एग्जाम्पल अपन ने देखे थे। लेप के नियम पढ़ने के बाद, नियमों में क्या था कि भाई गीले को ही जो है अपन को उतार लेना है, उसको सूखने नहीं देना है, पूरा सूख जाएगा तो फिर वो स्किन में कॉन्ट्रेक्शन करेगा, स्किन को खराब करेगा, इरिटेशन करेगा। दूसरा, रात्रि में लेप नहीं लगाएं, क्योंकि रात्रि में क्या है, ठंडक होती है, लेप खुद भी ठंडा होता है, तो जब वो लगाते हैं तो ऊष्मा, हीट जो है वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाती, और वो क्या है, इरिटेशन उत्पन्न करती है वो हीट, और अनेक रोग उत्पन्न करती है। तो रात्रि में नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। बासा लेप नहीं लगाना चाहिए, यानी एक बार जो आपने लेप लगा दिया फिर अगले दिन के लिए रख दिया, तो वैसा लेप यूज आपको नहीं करना है। फिर जो लेप आपने एक बार लगा दिया उसको दोबारा यूज नहीं करना है। तो इस तरह से कुछ नियम थे जिनके बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। 2 एग्जाम्पल थे, शोतग्न लेप जिसमें 5 कंटेंट थे, कौन कौन से, पुनर्नवा, देवदारू, सोंठ, सरसब बीज और शिग्रू मूलत्वक। और एक दशांग लेप था, नाम से पता लग रहा है 10 अंग, मतलब जिसके 10 घटक द्रव्य हों। तो इनके बारे में अपन ने बात की थी। अच्छा, अब शोतग्न लेप और दशांग लेप की एक ट्रिक है, वो आपसे शेयर करता हूँ। फिर उसके बाद जो है अपन आज का आगे का टॉपिक शुरू करेंगे।
ठीक है, तो शोतग्न लेप और दशांग लेप। तो शोतग्न लेप की ट्रिक ये है, पुनः देव से सरसो शीघ्र लाओ। पुनः, पुनः से आपको पुनर्नवा दिमाग में आ ही जाएगा। देव, देव से देवदारू आ जाएगा। से सौंठ आपको याद रखना है, शुंठी। ठीक है, फिर सरसों, सरसों से सरसप आ गया। ठीक है, और शीघ्र, शीघ्र से शीघ्रु मूल त्वक। तो ये पांचों कंटेंट है। पुनः देव से सरसों शीघ्र लाओ, ये किसका हो गया? शोतग्न लेप। नाम से पता लग रहा है शोथ हर होगा। तो अलग अलग टाइप की जो बॉडी में स्वेलिंग होगी, उनमें एक्सटर्नल लेप करने पर, जैसे किसी आपके जो है शोल्डर पे, या फिर आपके जो है पैर में, या फिर कहीं पे भी पे सूजन आ रही है, तो उस सूजन को दूर करने के लिए उस लेप को लगाने पर उससे सूजन दूर हो जाती है। तो सर्वशोथ नाशक होता है इसका मुख्य कर्म। और इसको जो है कांजी से जो है लेप तैयार किया जाता है, यानी द्रव रूप में जो क्या है, इसमें कांजी डाला जाता है। तो ये अपना क्या हो गया? शोतग्न लेप। दूसरा आता है दशांग लेप। आपने बहुत नाम सुना होगा, नहीं भी सुना होगा तो जब आप प्रैक्टिकल कैरियर में जाओगे, आप फील्ड में जाओगे, तो आपको सुनने में आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ट्रिक में आपको थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पे पहुंचे की जगह आपको लिखना है पहुंचा। ठीक है, इससे क्या है, ट्रिक थोड़ी अच्छी सेट होगी। और बोले की जगह, बाले नहीं है यहाँ, बोले है, बोले की जगह यहाँ पे आपको क्या लिखना है? बोला। ठीक है, तो क्या है, क्रुद्ध, क्रुद्ध, क्रुद्ध मतलब गुस्से में था कोई एक सुर देवता। एक देवता क्या है, गुस्से में था। क्यों? वो एक राक्षस को ढूंढ रहा था। किसको? तगर नाम के राक्षस को। और वो तगर नाम के राक्षस क्या है, श्री हरि के शरण में चला गया था। तो वह श्री हरि के पास गया था। तो क्रुद्ध सुर पहुंचा हरिद्वार, बोला तगर का सिर मुझे सूक्ष्म जटा सहित दो। ठीक है, तो ये ट्रिक है। क्रुद्ध सुर पहुंचा हरिद्वार, बोला तगर का सिर मुझे सूक्ष्म जटा सहित दो। क्रुद्ध, क्रुद्ध से आपको क्या याद रखना? कुष्ठ। ठीक है, सुर का सु से क्या आप याद रखोगे? सुगंध वाला। ठीक है, फिर हरि, हरि से हरिद्रा। द्वार, द्वार से दार, दार याद कर लेना, दार से दारू हरिद्रा। ठीक है, फिर तगर, तगर से तगर याद हो ही जाएगा। शिर, शिर में शी से तो शिरीष, रे से रक्त चंदन याद हो जाएगा। तो तगर का शिर मुझे, मुंह से मुलेठी याद हो जाएगा। सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्मला याद हो जाएगा। जटा, जटा से जटामांसी याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक हो गई अपनी। क्रुद्ध सुर पहुंचा हरिद्वार, बोला तगर का सिर मुझे सूक्ष्म जटा सहित दो। तो यहाँ पर दसों अंगों के नाम आपको, यानी दसों घटक द्रव्यों के नाम आपको याद हो गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है अपने दशांग लेप की और शोतग्न लेप की ट्रिक कंप्लीट होती है। ठीक है, और इसी के साथ लेप भी अपना जो टॉपिक है पूरी तरह कंप्लीट होता है। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं। लेप के आगे क्या आता है? उद्वर्तन। ठीक है, उद्वर्तन के बारे में आप अष्टांग हृदय में थोड़ा बहुत पढ़ के आए हो। क्या क्या पढ़ा है आपने? एक श्लोक बताया, उद्वर्तनम का फरम मेद सह प्रविलायनम स्थिरीकरणम मंगानाम त्वक प्रसाद करम परम। ठीक है, तो वहां पर उद्वर्तन के ये जो है परिभाषा बता रखी थी। उद्वर्तन होता क्या है? इसमें क्या करते हैं कि जौ या चने के आटे में जो है दही तेल आदि मिश्रित करके एक जो है लेप लग, मतलब लेप तो नहीं कहूंगा मैं उसको, क्या है, थोड़ी सी सॉलिड टाइप की कंसिस्टेंसी होती है। उसको क्या है, बॉडी पे घर्षण करते हैं, रगड़ते हैं। ठीक है, तो अगर उसमें इसको क्या है, बॉडी पे रगड़ते हैं। ठीक है, इसलिए उसको उद्वर्तन बोला गया है। ठीक है, तो वही यहाँ पे बता रखा है, जौ या चने के आटे में दही तेल मिश्रित करके शरीर पर मलना उद्वर्तन कहलाता है। और केवल जौ और चने के आटे, मोटे आटे से शरीर को मलना उद्घर्षण कहलाता है। एक्चुअली इसको आप दो तरह से याद कर सकते हो। ठीक है, एक टेबल बनाता हूँ जिसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है? उद्वर्तन। ठीक है, उद्वर्तन के दो टाइप मान सकते हो आप, उत्सादन, ठीक है, और उद्घर्षण। ये थोड़ी टच प्रॉब्लम है फोन में, तो आप इसको, मेरी बोली भी थोड़ा ध्यान देना, है ना। तो उद्वर्तन के दो भेद बताए गए, उत्सादन और उद्घर्षण। उत्सादन मतलब स्नेह सहित उद्वर्तन, यानी यहाँ पे तेल घी वगैरह मिश्रित कर रहे हैं। ठीक है, जौ और चने के आटे में दही तेल मिश्रित करके और अपन जो है उद्वर्तन कर रहे हैं, उसको उत्सादन बोला गया, यानी स्नेह सहित उद्वर्तन। ठीक है, उद्घर्षण, घर्षण किस चीज का होता है? जो रफ हो,
ठीक है। रफ कब होगी? जब उसमें स्नेहांश नहीं होगा। तो केवल जौ या चने के आटे को शरीर पर मलना क्या कहलाता है? उद्घर्षण कहलाता है। और उत्सादन क्या कहलाता है? कि भाई जो गेहूं चने का आटा है उसमें जो है दही तेल स्नेह मिलाकर और फिर उसको जो है बॉडी पर घर्षण करना, वो क्या कहलाता है? उद्वर्तन या उत्सादन। ठीक है। तो आप इस तरह से याद कर लेंगे उद्वर्तन के दो भेद, उत्सादन और उद्घर्षण। उत्सादन स्नेह सहित उद्वर्तन और उद्घर्षण स्नेह रहित उद्वर्तन, जिसमें जौ या चने के आटे को डायरेक्ट शरीर पर मला जाता है। ठीक है। तो ये उद्वर्तन के दो टाइप हो गए। उद्वर्तन के बारे में अपन ने बात कर ली। अब उद्वर्तन के गुण, तो अष्टांग हृदय वाला श्लोक जिसको याद है उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उद्वर्तनम कफ हरम, कफ को हरने वाला होता है, कफ नाश करने वाला होता है। ठीक है। मेद सह प्रविलायनम, मेद सह प्रविलायनम, मेद का विलयन करने वाला, विलयन मतलब उसका जो है हरने वाला होता है। स्थिरीकरणम अंगानाम, अंगों को स्थिर करने का यानी दृढ़ करने का काम वो करता है। त्वक प्रसाद करम परम, त्वचा में जो है कांति लाने का काम करता है। त्वक प्रसाद कर, त्वक को जो है अच्छा स्वच्छ प्रसाद कर बनाता है। ठीक है। तो ये अष्टांग हृदय में बताई गई है। सुश्रुत ने अलग चीजें और थोड़ी ऐड की गई है। क्यों की है? त्वचा में कौन सा पित्त होता है? भ्राजक पित्त। ठीक है। तो भ्राजक पित्त को जो है वो ठीक करता है। इससे क्या होता है? त्वचा में निखार वगैरह आता है। ठीक है। कांति युक्त होता है, सौभाग्य शुद्धि लघुता लाने वाला होता है। इस प्रकार से सुश्रुत ने बता रखा है। ठीक है। तो उद्घर्षण और उत्सादन करने पर त्वचा में स्थित सिराओं का मुख खुलकर भ्राजक पित्त दीप्त हो जाता है। उत्सादन से स्त्रियों का शरीर कांति युक्त, प्रहर्ष, सौभाग्य, शुद्धि और लघुता हो जाती है। ठीक है, स्त्रियों के शरीर में। इसके बाद क्या है? उद्घर्षण से कंडू, कोट, वायु विकार, वात जन्य विकार जो है वो नष्ट होते हैं। ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ पे बता रखी है उद्वर्तन और उद्घर्षण के बारे में। तो ये आपको याद रखनी है। तो ये अपना उद्वर्तन भी पूरा हो गया। एक में इसमें एक मेन श्लोक है जो आपको याद हो जाए तो बढ़िया है, आपने किया ही होगा फर्स्ट ईयर में याद। उद्वर्तनम कफहरम मेत्स्य प्रविलायनम स्त्रीकरणम अंगानम त्वक प्रसाद करम परम, ये याद रखना। अगला आता है अवचूर्णन योग, डस्टिंग पाउडर। बहुत ईजी है इसको समझना। कैसे समझोगे? गर्मियां आती है तो आप लोग डर्मिकूल या नाइसिल लगाते होंगे। इसके अलावा जो है किसी किसी के आपने देखा होगा डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं डस्टिंग पाउडर, किसमें? जिसके फंगल इन्फेक्शन बहुत होता है, ग्रोइन वगैरह इन एरियाज में, या फिर दांत हो जाता है, जैसे गर्दन में दांत हो जाते हैं ना कई बार पसीने इनके कारण। तो क्या है? कैंडिड पाउडर नाम सुना हो तो वो प्रेस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स। तो ये क्या है? डस्टिंग पाउडर होता है। डस्टिंग पाउडर, डस्ट कैसी होती है? एकदम बारीक पार्टिकल होते हैं, एकदम फाइन पार्टिकल। बिल्कुल ऐसे ही ये पाउडर जो होते हैं, अवचूर्णन योग जो होते हैं, वो बिल्कुल फाइन, सुपर फाइन पाउडर होते हैं जो 120 नंबर की छलनी से भी निकल जाते हैं। ठीक है, मतलब एकदम सुपर फाइन पाउडर मान सकते हो आप इनको। तो अवचूर्णन योग का त्वचा पर बाह्य प्रयोग एंटीसेप्टिक, एंटीप्यूरेटिक, ठीक है, इसके अलावा एस्ट्रीजेंट और एंटी परिस्पायरेंट, ठीक है, एंटी परिस्पायरेंट, हाँ, एब्जॉर्बेंट, प्रोटेक्टिव और ल्यूब्रिकेंट, इन उद्देश्यों से इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो एंटीसेप्टिक, एंटी प्यूरेटिक, एंटी एस्ट्रीजेंट, मतलब ये सारे वो उसमें आ जाते हैं जो बैक्टीरियल वायरल इन ग्रोथ्स को जो है रोकने का काम करते हैं। एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्प्शन बढ़ाने का काम करते हैं बॉडी में। क्या है? जिनके पसीना वगैरह ज्यादा आता है तो उनको पसीने को रोकने के लिए अपन क्या कहते हैं ना, नारसील डर्मिकुल वगैरह, तो ये सब क्या है? पसीने को रोकते हैं। तो एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्प्शन बढ़ा देते हैं उसका। ठीक है। प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव मैंने बता ही दिया कि बैक्टीरिया वायरल ग्रोथ इन सबसे बचाने वाले होते हैं तो प्रोटेक्टिव। लुब्रिकेशन का, कई कई ऐसे होते हैं जो लुब्रिकेशन का भी काम करते हैं। थोड़ी सी स्निग्धता, जिनके रुक्षता रहती है ना बॉडी में, उनको जो है थोड़ी स्निग्धता लाने का भी काम करते हैं। ठीक है। यह चूर्ण अत्यंत सूक्ष्म और एक समान मिश्रित, मतलब यूनिफॉर्मली मिक्स होने चाहिए, जिससे इनका प्रभाव अधिक तथा रासायनिक शोभ, रासायनिक शोभ मतलब इरिटेशन, केमिकल इरिटेशन जो है न्यूनतम हो या फिर मिनिमम हो। ठीक है। इसके लिए बता रखा है ये चूर्ण जो है 120 नंबर की छलनी से छना हुआ होना चाहिए। इसके अलावा अवचूर्णन प्रयोग करने पर एक समान फैलकर त्वचा में लगा रहना चाहिए। इसका प्रयोग पर घर्षण, नमी, रासायनिक प्रतिक्रिया से त्वचा को सुरक्षा देनी चाहिए। औषधीय अवचूर्णन योग मानी मेडिकल डस्टिंग पाउडर, टाक जो भी है, हाइड्रस, मैग्नीशियम सिलिकेट वगैरह के सूक्ष्म चूर्ण से सुगंधित औषध द्रव्य जैसे चंदन, उशीर, वचा आदि के सूक्ष्म चूर्ण मिलाकर बनाए जाते हैं। ये आपको पता ही है, जैसे भी डर्मिकोल, नाइसिल वगैरह हो गए, वो अलग अलग फ्लेवर के आते हैं। चंदन फ्लेवर, मोगरा फ्लेवर, ठीक है। तो ये कई तरह के फ्लेवर के आते हैं। तो वही है
यहाँ पे बता रखा है कि कई तरह की जो है फ्रेग्रेंस के साथ ये आते हैं, ठीक है। एयर टाइट प्लास्टिक या फिर जो है टिन कंटेनर में इनको संग्रह करना चाहिए, स्टोर करना चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता है। तो इस प्रकार से डस्टिंग पाउडर भी अपना कंप्लीट होता है। कुछ नहीं है, आपको डस्टिंग पाउडर नाम से दिमाग में नाइसिल और ये अपने डर्मिकूल वगैरह आने चाहिए, फिर इनके फंक्शन तो तुम अपने आप जान जाओगे। क्या है? एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक, ठीक है। इसके अलावा ल्यूब्रिकेशन का काम करता है, रुक्ष स्किन वालों, ड्राई स्किन वालों के लिए जो है ल्यूब्रिकेशन का काम करता है, ठीक है। प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्शन का काम करता है। एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्प्शन का काम करता है, ठीक है। ये सारे इसमें बताए गए हैं। फिर आगे आता है सिक्त तेल यानी मोम के तेल का निर्माण। तो मोम का तेल जो है कई घरों में यूज किया जाता है आज भी। वो क्या करते हैं, जैसे एड़ियां जिनकी ज्यादा फटती हैं या सर्दियों आते ही ना हाथ पैरों में ऐसा रूखापन सा आ जाता है, ठीक है। तो उस रूखेपन को जो है दूर रखने के लिए वो मोम का तेल या फिर ग्लिसरीन गुलाब जल का मिक्सचर ऐसी चीजें यूज किया करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे एक मोम का तेल इसी चीज का है, सिक्त तेल। इसके निर्माण की विधि अपन आप देखेंगे। तो निर्माण की विधि क्या है? इसमें सिक्त यानी मोम जो है एक भाग लेनी है, तिल तेल 6 भाग या 5 भाग लेना है, अकॉर्डिंग टू ऋतु है। ऋतु के अकॉर्डिंग 6 भाग, जैसे कि शीत ऋतु में अगर आप यूज करो तो स्नेह ज्यादा चाहिए होगा, तो तिल तेल 6 भाग लेंगे। ग्रीष्म ऋतु में थोड़ा कम चाहिए होगा, इतनी जरूरत नहीं होगी, तो 5 भाग, ठीक है। क्योंकि शीत ऋतु में शीत और रुक्ष दोनों गुण होते हैं, ग्रीष्म ऋतु में रुक्ष ही होता है। इसलिए यहाँ पे क्या है, तेल कम लिया है ग्रीष्म में और शीत में थोड़ा ज्यादा लिया है तिल तेल, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। फिर क्या करते हैं इसको बनाने की विधि? सर्वप्रथम 1 भाग मोम और तिल तेल 6 या 5 भाग को स्टील के पात्र में रखकर मंदाग्नि पर पकाया जाता है। जब संपूर्ण मोम पिघलकर तेल में घुल जाए तब पात्र को नीचे उतार कर शीतल होने पर कड़छुल से शीतल होने तक कड़छुल से चलाते रहते हैं। जब मोम गाढ़ा हो जाए, ठीक है, मतलब ये मोम और तेल का मिश्रण थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो किसी उपयुक्त पात्र में भरकर ढक्कन से बंद कर दिया जाता है। मोम और तेल से निर्मित होने के कारण इसको सिक्त तेल कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना। कुछ नहीं किया अपन ने, 1 भाग मोम ली, उसमें 6 या 5 भाग तिल तेल मिलाया और मंदाग्नि पर अग्नि पर पाक कर दिया। जब मोम पूरी तरह पिघल गया तो उसके बाद अपन ने क्या किया, उसको आंच से नीचे उतार दिया। फिर उसको जो है कड़छुल या जो है कड़छी से हिलाते रहते हैं। कब तक हिलाते रहते हैं? जब तक वो पूरा ठंडा नहीं हो जाता। जैसे ही वो ठंडा हो गया, यूनिफॉर्मली सब कुछ मिक्स हो गया, तो उसके बाद उसको कंटेनर में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। अब सिक्त तेल का मैंने बताया था 6 भाग और 5 भाग का रीजन, कि 6 भाग से निर्मित शीत ऋतु में और 5 भाग से निर्मित ग्रीष्म ऋतु में निर्माण किए जाने वाले मलहमों में प्रयोग किया जाता है। आधुनिक चिकित्सा में मलहमों का प्रयोग वैसलीन, पैराफिन आदि यूज किया जाता है। यानी क्या है कि अब जो मलहम बनते हैं ना, उनमें वैसलीन, पैराफिन इन चीजों को डाला जाता है। पहले के जमाने में इसकी जगह क्या यूज किया जाता था? सिक्त तेल यूज किया जाता था। तो ये चीज आप याद रखना। तो इस तरह से अपना क्या है, सिक्त तेल निर्माण और उसके उपयोग अपन ने देख लिए। अब सिक्त तेल को मलहर में डाल रहे थे तो इसलिए यहाँ पे मलहर भी आ गया। मलहर मतलब मलहम। मलहम जो है उसका वर्णन जो है यूनानी पद्धति में मिलता है, अपने आयुर्वेद में नहीं। आयुर्वेद में तो जो बाद के ग्रंथ है ना विशेषज्ञ के, उनमें जो है वर्णन मिलता है, ठीक है। योग रत्नाकर में जैसे योग रत्नाकर ने इसे मलहर कहा है। अंग्रेजी में इसको ऑइंटमेंट कहते हैं। जो अंग्रेजी में आज अपन ऑइंटमेंट यूज करते हैं वो असल में क्या है, मलहम है। जैसे कि पोविडीन, बीटाडीन, ये सारे जो है ये अपने मलहम है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बता रखा है। फिर व्रण, व्रण रोपण के लिए अपन जो है ऑइंटमेंट लगाते हैं। विद्रदी, विद्रदी मतलब कोई भी एब्सेस वगैरह टाइप का हो गया। अर्श, त्वक विकार, अर्श में जैसे ड्रेसिंग होती है आज की डेट में, तो वहां पे पोविडीन वगैरह इनका प्रयोग किया जाता है ड्रेसिंग के लिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अर्श बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पहले के जमाने में ड्रेसिंग की जाती होगी तो थिक तेल से बने मलहमों का यूज किया जाता होगा, तो ये इसलिए बता रखा है शायद। तो अर्श, त्वक विकार आदि को दूर जो है दूर करने के कारण इसे मलहर बोलते हैं। मलहर भी क्यों बोला है? कि इनको जो ये जो मल है शरीर के, इनको दूर करने का ये काम करता है। रोग भी मल ही है एक तरह का, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, मलहर कल्पना में घृत, तेल, मोम, गंध विरोजा, राल, तुत्त, फिटकरी आदि द्रव्यों को प्रमुख रूप से प्रयोग किया जाता है। मलहर द्रव्यों का केवल एक्सटर्नल प्रयोग ही किया जाता है। तो इसका जब भी आप लेबल देखोगे कोई मलहम होगी उसका, तो उस पर यही लिखा होगा फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। आयुर्वेद में मलहर प्राय सिक्त तेल से बनाए जाते हैं। तो आयुर्वेद में जो इतने भी मलहर आपको मिलेंगे तो उनको ज्यादातर को किससे निर्माण किया जाता है? सिक्त तेल से, ठीक है।
और बस आपको यही चीज़ याद रखनी है। तो इस प्रकार से जो है अपने मल्हर कल्पना का जो है बेसिक इंट्रोडक्शन अपन ने देख लिया। अब इसका एक एग्जाम्पल है सर्ज रस मल्हर। ठीक है, सर्ज रस तो पता ही है, सर्ज रस की जो राल वगैरह है, निर्यास है, तो उसको अपन प्रयोग करते हैं। सर्ज रस एक निर्यास है। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें घटक द्रव्य तिल तेल, सर्ज रस, तुत्थ और फिटकरी, ये चार जो है इसमें घटक द्रव्य बताए गए। निर्माण विधि देखते हैं तो सर्वप्रथम सर्जरस, तुत्थ एवं फिटकरी का सूक्ष्म चूर्ण करते हैं। फिर किसी स्टील पात्र में तिल तेल डालकर अग्नि पर गर्म किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, तेल के निष्फेन होने पर, मतलब उसको पकाते जाते जब तक कि वो निष्फेन नहीं हो जाता, तो निष्फेन होने पर उपरोक्त द्रव्यों का चूर्ण डालकर खूब चलावें। जब सभी द्रव्य घुलकर एकाकार हो जाएं, तब पात्र को नीचे उतारकर इसको जो है कपड़े से दूसरे पात्र में छान लें। फिर शीतल होने पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हाथ से अच्छी प्रकार से इसे मसलकर पानी गिराते जाएं। 15 से 20 बार करने पर सर्जरस फूलना बंद हो जाता है। अब क्या है, जैसे तुम शतदोत सहस्त्रदोत ग्रंथ पढ़ोगे ना आगे, तो उसमें भी यही होता है। क्या करते हैं, एक प्याला लिया, ठीक है, उसमें घी डाल दिया, फिर समान मात्रा में फ्रेश वाटर डाल दिया, चाहे डिस्टिल वाटर डाल दिया, फिर उसको अच्छी प्रकार से जो है घोटते जाते हैं, या तो हाथ से या फिर जो है अपने घोटने के लिए जो है खलव की होती है ना, जैसे खलव यंत्र में, तो वो जो है अपने मूसली, उससे इसको जो है अपन घोटते जाते हैं, घोटते जाते हैं। अब क्या होता है घोटने पर, अब इस किसी भी स्नेह में आप पानी मिलाओगे ना, तो फिर वो इमल्शन का फॉर्मेशन करेगा, और इमल्शन फॉर्मेशन होता है तो वो क्या होता है, फूलता है स्नेह। तो वैसे ही यहाँ पर होगा, तो मलहर बना रहे हो, सिक्त तेल डाल रहे हो आप, तेल डाल रहे हो, तो तेल और पानी के मिश्रण के कारण यहाँ पे क्या है, फूलेगा वो। ठीक है, और जब वो फूलना बंद हो जाए तब अपन मानेंगे इसको कि हाँ भैया ये तैयार हो गया है। ठीक है, इस प्रकार पीताभ श्वेत वर्ण का सॉरी पीताभ श्वेत वर्ण का जो है सर्जरस मल्हर का निर्माण हो जाता है। जब पानी मिलाकर मत कर पानी बाहर फेंकते तो बार बार जो है तुत्त बाहर निकलने के कारण पानी हरे रंग का दिखाई देता है। जब हरा रंग आना बंद हो जाए तो मल्हर सिद्ध माना जाता है। इस प्रकार मल्हर को कांच के जार में रखकर ऊपर से स्वच्छ पानी भरकर रखा जाता है, अन्यथा मल्हर काला होकर सड़ जाता है। तो यहाँ पे प्रिजर्वेटिव तो पहले के जमाने में होते नहीं थे, तो ये विधि बता रखी थी प्रिजर्वेशन के लिए कि मलहम बना दिया, उसके ऊपर जो है पानी डाल दिया थोड़ा। पानी डालने से क्या है, वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं आ पाता, जिससे वो क्या है सुरक्षित और सही रहता है। ठीक है, अगर पानी नहीं डालेंगे तो वो काला पड़ जाएगा, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। है तो कास्ट औषधियों की प्रिपरेशन, तो इसलिए ये जो है खराब हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है सर्जरस मल्हर अपना कंप्लीट होता है। तो इजी था सर्जरस मल्हर बनाना, आप एक बार विधि पढ़ना। कोई डाउट हो तो मैं हूं ही, बाकी तो है ग्रुप है, बाकी डाउट सेशन भी अपन रखेंगे। ठीक है, तो ये अपना सर्जरस मल्हर कंप्लीट होता है। फिर अगला आता है गंधकाद्य मल्हर। गंधकाद्य मल्हर, सर्जरस मल्हर का उपयोग कहाँ है, वही मैंने कही थी एक्सटर्नल यूज के लिए। किसमें एक्सटर्नल यूज, जैसे कोई घाव वगैरह हो गए उसकी हीलिंग में, आदि अग्निदग्ध, किसी का आंख से जो है जल गया कोई भाग तो उसको ठीक करने में। ठीक है, दुर्गंधित व्रण, जहां से कोई बदबू अगर आ रही हो ऐसे व्रण में। ठीक है, गुद पाक, गुदा में जो है पाक हो गया हो, पाक मतलब छाले टाइप के ऐसे हो गए हो। अर्श, दुष्ट व्रण, नाड़ी व्रण नाशक, मतलब जितने व्रण है उनमें जो है हीलिंग के लिए मेनली सर्जरस मल्हर का प्रयोग किया जाता है। मलहम किसके लगाते हैं, कोई घाव भरने के लिए। ठीक है, घाव पर मलहम सुना होगा, तो वही है, व्रण को जो है रोपण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है अलग अलग टाइप के व्रणों में। फिर आता है गंधकाद्य मलहर। गंधक, गंधक स्किन डिसऑर्डर में बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए जो है इसमें त्वक विकार आ जाएंगे सारे। जो पहला मल्हर सर्जरस मल्हर पड़ा था वो तो एज ए जो है रोपण की तरह काम कर रहा था, और जो गंधकाद्य मल्हर होगा वो तीक्ष्ण होगा, वो क्या है स्किन डिसऑर्डर्स को दूर करने वाला होगा, जैसे कि पामा, दद्रु, कंडू, सभी प्रकार के व्रण। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसकी एक ट्रिक मैंने बनाई है, तो आप देखना। सिंदूर से सींचा गया कपूर टीका, तो ये मैंने इसकी ट्रिक बनाई है कंटेंट याद करने के, कि सिंदूर से सींचा गया कपूर टीका।
अब सिंदूर से तो सिंदूर याद हो जाएगा आपको, ठीक है, सिंदूर 6 ग्राम यहाँ पे लिया है जो। फिर सींचा, सींचा के सी से आपको सिक्त तेल याद हो जाएगा, ठीक है। गया, गया के गे से गंधक याद हो गया, ठीक है। कपूर, कपूर से आपको कर्पूर याद हो गया। टीका, टे से आपको क्या है, टंकण याद हो जाएगा। इस प्रकार से आपको पांचों कंटेंट इसमें याद हो जाएंगे, ठीक है। तो सिंदूर से सींचा गया, कपूर, टीका, ये इसके कंटेंट्स याद करने के ट्रिक है, ठीक है। अब इसको बनाने की विधि क्या है? सर्वप्रथम गंधक, सिंदूर, टंकण एवं कपूर के सूक्ष्म चूर्ण खरल में डालकर पीस लिया जाता है। फिर इसमें क्या है, सिक्त तेल मिलाकर भलीभांति मर्दन किया जाता है। फिर जो है इसको जब चिकना मलर हो जाए तो उसको कांच के पात्र में सुरक्षित रख देना चाहिए। इस प्रकार से इसकी नॉर्मल निर्माण विधि है कि भाई चूर्णों को सबको एक साथ कर दिया, फिर उसमें सिक्त तेल मिला दिया और फिर जो है उसको फाइनलाइज कर दिया कि हाँ भाई अब ये बन गया, सिद्ध हो गया, ठीक है। इसके मुख्य उपयोग तो विकार मैंने आपको बता ही दिए। फिर आता है उपनाह। उपनाह क्या होता है? जिसमें क्या होता है, कोई भी औषधि द्रव्य होते हैं, जैसे कि ज्यादातर क्या होता है, उपनाह पाक करने के लिए अपन प्रयोग करते हैं। तो तगर आदि उष्ण द्रव्य लेते हैं, उनको जो है पेस्ट बना लेते हैं, पेस्ट मतलब कल्क बना लेते हैं। उस कल्क को जो भी घाव वगैरह है, जो भी शोथ वगैरह है, जहाँ पे आपको गर्माहट देनी है या फिर जो भी आपको पर्पज से आपने यूज किया है उल्टी उपनाह, तो उसको उस पे लगाते हैं, फिर ऊपर से कपड़े से बांध देते हैं। इसी को क्या बोला है? उपनाह बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे बता रखा है, व्रण शोथ के उपचारार्थ उपनाह द्वारा व्रण शोथ को पकाकर पाटन का उल्लेख मिलता है चरक संहिता में, ठीक है। मतलब जो भी व्रण में है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, आम अवस्था में है अभी, ठीक है, उसको पकाकर उसको मतलब पाटन क्रिया द्वारा चीरा लगाकर और है ना ठीक करते हैं, ठीक है। कोई भी जैसे घाव मतलब होता है ना, घाव मतलब कोई फोड़ा वगैरह होता है, उसको पहले पकाते हैं, फिर पकाने के बाद उसमें एक कट लगाते हैं, कट लगाने से वहां पे क्या बन जाता है, घाव बन जाता है। फिर उस घाव को जो है अपन साफ करके और उसकी हीलिंग करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे बता रखी है कि क्या करते थे कि अपने जो भी विद्रति वगैरह होती थी या व्रण शोथ होता था, उसको पहले उपनाह लगाकर पकाते हैं, फिर उसके बाद जो उसमें पाटन कर्म यानी चीरा लगाते हैं और फिर उसके बाद उसके रोपण कर्म करते हैं। इस प्रकार से जो है ट्रीटमेंट किया जाता था शोथ का, जो पकता है शोथ, ठीक है। अब शोथ जो है वो चरक ने बताया शोथ में पाक होता है, जबकि सुश्रुत क्या बोलते हैं, विद्रति में पाक होता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बता रखा है, और इसके अलावा शोथ के बारे में भी सुश्रुत ने कुछ बता रखा है। तो शोथ की आम एवं अपक्व अवस्था में उपनाह से शोथ को शमन करना, विदग्ध या पक्व अवस्था में उपनाह से शोथ को पकाने का निर्देश किया है कि भाई अगर वो अपक्व अवस्था में है तो उसको शमन कर दो भाई, रोक दो वहीं पे, आगे नहीं बढ़े कुछ भी प्रोसेस, ठीक है। या फिर अगर वो पाक हो ही रहा है तो उसको पकने की प्रोसेस को बढ़ा देते हैं, जल्दी करवा देते हैं। इस प्रकार से जो है ट्रीटमेंट करते हैं। फिर उसके बाद वही शस्त्र कर्म द्वारा जो है पाटन कर्म करते हैं, फिर उसके बाद रोपण कर्म करते हैं, ठीक है। तो ये चीज बता रखी। आम और पक्व द्विविध प्रकार के व्रण शोथ में अच्छी आदि उष्ण वीर्य के द्रव्यों का द्रव पदार्थ के साथ पीसकर उनको जो है वस्त्र पर रखकर पुनः वस्त्र से आच्छादित कर शोथ को बांधने को उपनाह कहते हैं। मैंने आपको बताया ना, इसमें औषधि द्रव्य का कल्क बना देते हैं, उस कल्क को जो है पहले उस पे लगाते हैं, घाव पे या शोथ जिस पे भी लगाना है, उस पे लगाने के बाद ऊपर से कपड़े से पूरा बांध देते हैं अच्छी प्रकार से। इससे क्या होता है कि जो है औषधि अंदर ही रहती है, उसकी गर्माहट जो है वो अंदर ही रहती है और जो है जल्दी पकता है शोथ या व्रण जो भी है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका एग्जाम्पल आ गया इसका, अत्स्यादि उपनाह। इसमें 6-7 कंटेंट है। कौन कौन से? अच्छी बीज, जौ या गेहूं, हरिद्रा चूर्ण, दशांग लेप चूर्ण, गौमूत्रादि द्रव, ठीक है, तिल तेल गोघृत, ये सारे इसके जो है कंटेंट है। तो इन सब कंटेंटों के जो है सूक्ष्म चूर्ण को स्टील पात्र में डालकर सभी द्रव्यों को अच्छी प्रकार से मिलाकर चम्मच से हिलाते हुए गर्म करें। जब पककर लापसी हो जाए ये सारी चीजें, तो मोटे वस्त्र से फैलाकर शोथ पर बांधे, जिससे व्रण मृदु होकर फूट कर बैठ जाता है। इस प्रकार से जो है इसके निर्माण विधि और इसके उपयोग हो गई। उपयोग आम शोथ, पक्व शोथ, व्रण नाशक, ये इसके उपयोग हो गए, ठीक है। तो ये चीज अपने याद रखना। इस प्रकार से अपना अत्स्यादि उपनाह हो गया। पूछा तो नहीं गया है, पूछा जाने वाली चीज अब आई है, शतधोत और सहस्रधोत ग्रत। इसके उपयोग 2 नंबर में पूछे जाते हैं। इसके बाद निर्माण विधि 5 नंबर में पूछी जाती है। तो ये 2 तरह से क्वेश्चन आता है जनरली, या तो उपयोग पूछ लेते हैं शतदोत सहस्रदोत कृत का, या फिर जो है
इसको जो है अपने, मैंने आपको बताया ना, निर्माण विधि पूछ लेते हैं। तो शतदोत, गोग्रत को 100 बार जल से मत कर धोने से शतदोत घृत बनता है, और वही क्रिया अगर 1000 बार करे तो सहस्त्रदोत घृत बनता है। निर्माण विधि: एक स्टील के पात्र में 500 ग्राम गोघृत डालकर उसमें दुगुनी मात्रा में स्वच्छ मधुर जल मिलाकर अपने दोनों हाथों से अच्छी प्रकार से मथ कर पानी को अलग पात्र में निथार लें। इस प्रकार 8 से 10 बार मथने पर घी फूलता जाता है। इसके बाद घृत फूलना बंद हो जाता है। इस प्रकार पात्र में स्थित घृत के ऊपर शीतल स्वच्छ मधुर जल डालकर धोने और निथारने की प्रक्रिया को 100 बार करने से यह शतदोत घृत का निर्माण हो जाता है, और यही प्रक्रिया 1000 बार करने पर सहस्त्रदोत घृत का निर्माण हो जाता है। मैंने बताया ना, एक पात्र लेते हैं, उसमें गोघृत डाल दिया, फिर उसमें जो है स्वच्छ जल या डिस्टिल वाटर अपन डाल देते हैं दुगुनी मात्रा में, फिर उसको जो है मथते हैं, या तो मुसल से, ठीक है, या फिर अपने हाथों से ही। मथने के बाद क्या होता है, इमल्शन फॉर्मेशन होता है। अब इमल्शन फॉर्मेशन के दौरान क्या होता है कि वो फूलता है इसने, ठीक है, गोघृत फूलता है। इस दौरान क्या है, वो पानी जो है उसने एब्जॉर्ब किया था इमल्शन बनाने के लिए, वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है पहले तो, फिर उस पानी को जो है वो रिलीज करता है, छोड़ने लगता है। फिर ये जो छोड़ा हुआ पानी है, इसको अपन बाहर अलग से फेंक देते हैं, ठीक है, वो अब यूजफुल नहीं रहा। फिर नया पानी वापस दुगुनी मात्रा में डालते हैं, ठीक है, जितना अपन ने गोघृत यूज किया है उसके दुगुनी मात्रा में। फिर वापस वही मथते हैं। मथने के बाद पहले एब्जॉर्ब करता है पानी को, इमल्शन बनाता है, फिर उसके बाद वापस पानी को छोड़ देता है। उस पानी को फिर अपन बाहर निकाल देंगे, फिर नया पानी डाल देंगे। ऐसी क्रिया 100 बार करने पर अपना शतदोत घृत, और 1000 बार करने पर अपना सहस्त्रदोत घृत बनता है, ठीक है। इसमें फिर उपयोग देखें तो ये क्या होता है, घृत खुद शीतल होता है, फिर पानी से धोया इसको 100 बार 1000 बार तो ये और ज्यादा शीतल हो जाता है, तो अत्यंत शीतल होता है, ठीक है, सौम्य हो जाता है, क्योंकि बार बार उसको मथ रहे हैं, मथने से वो और ज्यादा सुपर फाइन होता जाएगा, ठीक है, तो सौम्य होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है दोष, चोष, दाह, वेदना, मसूरी का व्रण, विस्फोट, कुष्ठ आदि अनेक विविध रोगों में बाह्य लेप के रूप में काम करता है। इससे मलहर भी बनाए जाते हैं, ठीक है। इससे जो है क्रीमें वगैरह भी बनाई जाती है, क्रीम वगैरह के बेस में भी ये होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है, यानी इसको ऐसे बहुत शीतल होने के कारण ज्यादातर पित्तज डिसऑर्डर जितने होते हैं जिनमें एक्सटर्नल यूज करने की जरूरत होती है, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना आयुर्वेद पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। जो अपना बाह्य उपचारार्थ कल्पना था, उसका आयुर्वेद पार्ट यहाँ कंप्लीट होता है। अब अपने मॉडर्न पार्ट बचे, जिसमें ऑइंटमेंट पढ़ेंगे अपन, क्रीम, पेस्ट, जेलीज, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। इसके अलावा ऑइंटमेंट के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है अपने लिनीमेंट्स और लोशन के बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्लास में अपन जो है बाह्य उपचारार्थ कल्पना कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई भी डाउट हो आप आराम से कभी भी ग्रुप पे या फिर पर्सनली या फिर जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है।